वेलकम बच्चों। आज से हम चालू करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम आज एक दो बेसिक टर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते, उसी प्रकार हमारे पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है हमारे पास में? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो आप इसको फाई से बताते हैं। अब ये क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? तो जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक आधा, सबसे पहले तो कोई मैग्नेट है, मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, यानी जिसको हम मैग्नेटिक यानी सिंपली बार मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है इसके अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होती है, ये आपको मालूम है। तो जैसे यहाँ पर इस तरह से हमको क्या मिलती है, इस तरह से लाइंस के फॉर्म में हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है हमको। ठीक है, अगर हम बात करते तो ये जो हमारे पास में है, ये जो लाइंस है इसको मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। अगर ये मैग्नेटिक लाइंस की बात करते हैं, थोड़े से मान लीजिए मैं इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस बता देता हूँ। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और अगर मान लीजिए कि मैं एक आधा कोई सरफेस ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं ये ऐसा हाथ रख लेता हूँ, तो ये जो सरफेस है, तो इस सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होती है, उनका जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। मान लीजिए कि कोई ये एरिया है, कोई भी किसी भी शेप का हो, मान लीजिए कि मैंने कहा था कॉइल है, कॉइल के लिए मान लीजिए कि सर्कुलर एरिया ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में कोई अगर एरिया है, इसमें से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम किससे बताते हैं? फाई से बताते हैं। उसका जो फार्मूला भी बन जाता, तो वो फार्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलेंगे, या फिर सिंपली मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, किसे कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया, इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी फाई इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको? बी इंटू ए। वेयर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, बी क्या है हमारे पास में? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलो। ठीक है, या दूसरा है ए, तो एरिया। ठीक है, जो भी एरिया होगा गिवन, उसमें से कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका अगर यूनिट हम देखेंगे तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है वेबर। हम इसको क्या बोलते हैं? वेबर से बताते हैं, यानी सिंपली डब्ल्यू भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज़ द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। वो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना। अगर बच्चों मान लीजिए कि जैसे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी बताई है और एरिया भी कुछ इस तरह से लिया है। ठीक है, जैसे अगर ये एरिया है, अगर मैं इस एरिया को नॉर्मल अगर निकालता तो कुछ नॉर्मल इस तरह से होते। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एरिया को ऐसा तिरछा कर दिया तो नॉर्मल भी तिरछी हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ कि अभी एरिया मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, यानी इसको जो नॉर्मल दिखेंगी, नॉर्मल ऐसी रहेंगी। जब भी कैसा था, एरिया ऐसा सीधा था, तो नॉर्मल भी क्या थी, ऐसे एकदम इस तरह से मिल रही थी हमको। तो जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही थी, मतलब उनके बीच में एंगल 0 था। लेकिन अगर मान लीजिए कि हाथ अगर इस तरह से कर लिया, मतलब एरिया अगर ऐसा स्लैंट हो गया, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब इस तरह से। मतलब ये अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ अगर ये तिरछा अगर हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो इसको नॉर्मल अगर निकाली जाए तो इस तरह से निकलेंगी, यानी ये एरिया की डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बीच में अगर एंगल बनता है, तो आपको मालूम है ये मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके साथ में एंगल बनता है वो हमारा बन जाता है बी कॉस थीटा, यानी उसका कॉस कंपोनेंट। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के नॉर्मल के साथ कोई एंगल अगर बनाती है, तो फिर यही फार्मूला थोड़ा चेंज होकर हमारे पास आ जाता है। तो फाई इज इक्वल टू बी, आप ए इंटू बी कॉस थीटा बोल सकते हैं, या फिर बी इंटू ए कॉस थीटा आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, असल में बी कॉस थीटा इंटू ए होने वाला है, आप इस तरह से लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये थीटा क्या है? एंगल, एंगल बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड
एंड द नॉर्मल टू द गिवन एरिया, उसके बीच में जो एंगल होगा उसके अनुसार काम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये सीधा अगर होता, ठीक है, एरिया ऐसा सीधा है तो ये नॉर्मल इस तरह से बनते, तो इसके बीच में एंगल 0 हो जाता, cos 0 1 होता, इसलिए हमारा ये फार्मूला आ जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एरिया देखो पहले ऐसा ऐसा तिरछा तिरछा हुआ और इस तरह से अगर हो गया, तो मान लीजिए कि अभी ये नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल ऐसी आ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो इसके बीच में एंगल होगा 90, cos 90 0 होता है, इसलिए अगर एरिया ऐसा है तो इसमें से कुछ भी लाइन ऑफ फोर्सेस क्या नहीं होंगी, पास ही नहीं होंगे, मतलब उस वहाँ पर कुछ भी फ्लक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो असल में मान लीजिए कि इस तरह से भी आप मेन फार्मूला का ध्यान में रखते हो तो कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो उसमें अगर आपके पास में नॉर्मल किस तरह से या फिर एरिया की डायरेक्शन किस तरह से, उसके अनुसार फिर आपके फार्मूले हो सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा, जब एरिया इस तरह से होगा, यानी नॉर्मल टू द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में है, तब जाके वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि एरिया इस तरह से है, यानी नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है, तो कुछ भी वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि उस एरिया में से कुछ भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है।